बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैस्ट्रोफेरेसिस बीमारी के मुतालिक बात करेंगे। गैस्ट्रोफेरेसिस बीमारी का ताल्लुक निज़ाम हज़म के साथ है, मीन्स के डाइजेशन सिस्टम के साथ है। क्यों कि गैस्ट्रोफेरेसिस बीमारी के अंदर छोटी आंत और मैदा मीन्स स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब गैस्ट्रोफेरेसिस बीमारी के जो मरीज़ हैं उनकी या तो भूख बिल्कुल उड़ जाती है या फिर भूख अगर लगती है तो बहुत ही कम भूख लगती है, मीन्स के लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। फिर उल्टी एंड मतली की फीलिंग भी आती है। पेट के अंदर ऑन एंड ऑफ दर्द की भी शिकायत मरीज़ कर रहे होते हैं। कुछ मरीज़ों में लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत लाक होती है। अब ये भूख क्यों उठती है या भूख बिल्कुल ही क्यों मिट जाती है, भूख कम क्यों लगती है, मीन्स के गैस्ट्रोफेरेसिस बीमारी क्यों होती है, इसका जो मैकेनिज़्म है, इंसानी दिमाग के अंदर कुदरत वाले ने वेगल नर्व सिस्टम रखा है। वेगल नर्व सिस्टम ब्रेन से चलता है और बाकी सिस्टम्स को फंक्शन कराने में मदद देता है, सपोर्ट करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे सांस का सरिश्ता मीन्स कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्लड प्रेशर का सिस्टम या जिगर का लिवर का सिस्टम एज वेल एज मैदे का सिस्टम मीन्स के डाइजेशन सिस्टम हाजमे के सरिश्ते को भी वेगल नर्व सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसके सारे फंक्शंस को। ऑब्वियसली जब वेगल नर्व सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है तो मैदे के साथ जो रिलेटेड वेगस नर्व है वो मैदे को सपोर्ट कर रही होती है और मैदे के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। अब गैस्ट्रोफेरेसिस क्यों लाक होता है? जब वो नर्व जो मैदे को कंट्रोल कर रही होती है उसके अंदर डैमेज हो जाए या वो बीमार हो जाए या वो कमज़ोर पड़ जाए, वीकन हो जाए, तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में क्या होगा, मैदे को जो वो सपोर्ट कर रही होती है, जो वसअत दे रही होती है, मैदे का जो फंक्शन है, मैदे की जो एक्टिविटी है, मैदे की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मोटिलिटी होती है, उसको वो सपोर्ट नहीं दे पा रही होती। मैदा अपना जो उसका काम है वो सही परफॉर्म नहीं कर पा होता विद इन मीन टाइम। फिर क्या होता है, अगर इंसान दो लुक में भी खुराक के अगर खाता है या कोई मिनिमम फूड भी लेता है तो मैदे के अंदर पड़ा रहता है। मैदा आगे उस खुराक को छोटी आंत की तरफ धकेल नहीं सकता, पुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका जो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है वेगस नर्व वो बीमार पड़ी है, वो डैमेज पड़ी है। अगर काम कर रहा भी है तो स्लो कर रहा है। ऑब्वियसली जब स्लो काम करेगा, मैदे से फूड छोटी आंत में नहीं जाएगा तो जो फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? उसके नतीजे में फिर क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, लामियात, कैल्शियम, एवरीथिंग, फैट वगैरह तमाम चीज़ों की बॉडी के अंदर कमी पड़ना शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। और बॉडी को तो चाहिए विद इन मीन टाइम और प्रॉपर मिकदार में खुराक चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, तमाम ग़िज़ाई अज्जा चाहिए। ऑब्वियसली जब विद इन मीन टाइम नहीं मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि मैदा बीमार है, तो मैदे में जो फूड पड़ा है, एक तो वो मरीज़ को फुलनेस ऑफ टमी देता है, मीन्स के मरीज़ को ऐसे लगता है कि पेट फूला फूला है, उसको भूख की शिकायत नहीं होती, उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि वो जो पहले उसने खाया था वही मैदे में पड़ा है, आगे वो पुश नहीं हो सका। फिर क्या होता है, जब तमाम चीज़ें कम पड़ेंगी तो इलेक्ट्रोलाइट सारी चीज़ें फिर इनबैलेंस होना शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में इंसान की जो मजमूई सेहत है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसानी जिस्म को उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए ये तमाम चीज़ें जितनी गिनवाई हैं, वाइटामिन्स वगैरह, लमियात बने, सब चाहिए और प्रॉपर मिकदार में और विद इन मीन टाइम में चाहिए, मुकर्रर वक्त के अंदर चाहिए। ऑब्वियसली जब तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, मजमूई सेहत फिर आपकी
कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है मीन्स कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है वो क्रैश होना शुरू हो जाएगा। मैदे का एक फंक्शनल डिसऑर्डर हो चुका होता है गैस्ट्रोपरेसिस के अंदर। आम ज़बान में हम इसको मैदे का फालिश भी कहते हैं। क्यों? कि जो मैदे को सपोर्ट कर रही है वेगस ना, वो बीमार है, मैदे को सही वसअत नहीं दे रही, मैदे के जो मसल्स हैं, मैदे के जो पट्टे हैं कमज़ोर पड़ गए हैं, वो पुश नहीं कर पा रहे, धक्का नहीं दे सक रहे फूड को, इसलिए हम मैदे का फालिश भी कहते हैं। अब ये तो हो गया मैकेनिज्म। और ये वेगस नर्व जो मैदे की नर्व है जो कंट्रोल करती है इसके फंक्शंस को, ये क्यों बीमार पड़ती है, क्यों डैमेज होती है? जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी और वजह की कोई और वजह हो जिसकी वजह से सर्जन ने पेट खोला हो, कोई सर्जरीज वगैरह हो रही हो, सर्जरीज की वजह से भी वेगस नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से भी वेगस नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मैदे के फंक्शन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक तरह के मैदे का फंक्शन रुल जाता है। दूसरा जो मेजर कारण है, एक तो इंजरी, दूसरा वायरल इन्फेक्शन किसी को हो जाए, वायरल इन्फेक्शन के भी अंदर चांसेस होते हैं कि वेगस नर्व डैमेज हो जाए या वीकन हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए या बीमार पड़ जाए। थर्ड, टाइप 1 चाहे टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर हो, शुगर के उतार चढ़ाव की वजह से भी वेगस नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर प्रिवेंशन क्या करनी है? वंस अगर एक बार हो जाए तो मरीज़ को क्या करना चाहिए? मरीज़ को सबसे पहले तो हैवी मील नहीं लेनी चाहिए, ख़ास करके वो ग़िज़ा जो देर से हज़म होती हो उसे अवॉइड करनी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। अगर मरीज़ जिस तरह हमारे यहाँ एशिया के अंदर 3 टाइम खाना खाने का रुझान है 24 घंटे के अंदर, वो 3 टाइम नहीं करे, अपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड कम कर दे, 5 टाइम तक डिवाइड कर दे, 5 टाइम में थोड़ा थोड़ा फूड ले ताकि मैदे के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं हो, ताकि जितनी बची खुची मैदे के अंदर वसअत है उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगता हो, जब तक कोई ट्रीटमेंट या प्रॉपर डायग्नोस नहीं होता। उससे ये कि कुछ थोड़ी बहुत मरीज़ की बचत हो जाती है। फिर अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, उसके साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी और चाय भी नहीं पीनी चाहिए, फ्राइड फूड से अवॉइड करना चाहिए, सिगरेट नोशी वगैरह इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, लाइट फूड खाएं, सब्जियां खाएं, सूप्स लें, प्लेन वाटर पी सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लीटर तक भी पी सकते हैं। अब इसकी तशखीस के लिए आपका जो फैमिली फिजिशियन है, अगर इस तरह की जिस तरह मैंने तकलीफ़ें आप लोगों को गिनवाई हैं, भूख कम लग रही है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया है, या फिर बिल्कुल भूख उड़ गई है, या फिर पेट में ऑन एंड ऑफ दर्द होता है, उल्टी और मतली मुसलसल आपको महसूस हो रही है, तो फौरी तौर पर अपने मालिज के साथ रुजू करें ताकि वो विद इन मीन टाइम मुकर्रर वक्त के अंदर ही आपकी तशखीस कर सके, चाहे वो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, या होम्योपैथिक कोई क्वालिफाइड कोई आपका डॉक्टर है, या आपका कोई भी हकीम हो जिसको आप समझ रहे हैं या जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है, आप उससे फ़ौरन रुजू करें ताकि आपकी तशखीस हो। तशखीस के अंदर क्या होता है, सीटी स्कैन हो गया और बेरियम एक्सरे हो गया, एच पाइलोरी वगैरह हो गया, इसमें कुछ इम्यूनिटी की टेस्टें भी होती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, फिर उसके साथ एसोसिएटेड जिस तरह मैंने बताया कि बाकी चीज़ों पे भी असर होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सारी जो इसके साथ लिंक टेस्ट हैं वही आपको मालिज लिख के दे रहा होता है। इन द एंड ऑफ डे
डिजीज़ डायग्नोस हो जाती है, रूल आउट हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। कुछ किताबों में नेचुरल थेरेपी लिखा हुआ है, अदरक वगैरह खाते हैं मरीज़, बट वो कोई प्रूव्ड नहीं है। दैट्स वाई मैं कोई ऐसी चीज़ अपने लेक्चर्स में एडवाइस नहीं कर रहा होता, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, केस टू केस वेरी होता है। जब पेशेंट सामने आता है तो फिर देन सारी चीज़ें उसकी अपीयरेंस से, बाकी चीज़ों से हम बैठ के डायग्नोस कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा रिगार्डिंग द गैस्ट्रोपेरेसिस छोटा सा लेक्चर तमाम व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। आप अपनी और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।